अनुपम जी, का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और सदस्य हैं जो अभी मंच पर नहीं आए हैं, मैं पुनः उनका नाम बुला रही हूँ। आचार्य डॉक्टर जगदीश कुमार जी, के उपाध्याय जी, KR उपाध्याय जी, आदरणीय ऋषि शुक्ला सर इस प्रथम सत्र के कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो अब मैं माइक सर को हैंडओवर करती हूँ। सर इस सत्र का संचालन करेंगे। आप सभी का पुनः इस सम्मेलन में स्वागत है। इस सम्मेलन का प्रथम सत्र वैश्विक परिवर्तनों से हो रहे प्रभावों पर ज्योतिष किस प्रकार से सही उतरेगा, सुसंगत रहेगा, इस पर चर्चा होगी। आप सभी अवगत हैं कि बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु सर्वप्रथम आदरणीय अजय भांबी जी, डॉक्टर अजय भांबी जी हमारे इस सत्र के अध्यक्ष हैं। तो इस बात का गौरव हासिल है कि हमारे साथ वरिष्ठ ज्योतिषगण डॉक्टर उमेश जी और मोहन भाई जी भी है। कर्नल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो भारतीय विद्या भवन में पढ़ाते हैं। KN राव साहब के बहुत जाने माने शिष्यों में से हैं। और हमारे साथ उपाध्याय जी हैं, किशोर जी हैं, आचार्य जगदीश जी हैं, रजनी जी हैं, और हमारे साथ शाजी जुड़ने जा रहे हैं, जो शास्त्रीय ज्योतिष को सब दूर फैलाने में बहुत मेहनत से प्रयास कर रहे हैं। आइए था। तो इस सत्र का हम इस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं कि सर्वप्रथम इसकी एक भूमिका मैं रखूंगा, फिर मैं सत्र के अध्यक्ष से अनुमति लेकर ये मैं चाहूँगा सर आप प्रारंभ डॉक्टर भांबी जी से ही करेंगे। उनकी एक अभी लेख हमारी मैगजीन में छपी है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लेख है। उन्होंने गुरु अर्थात जुपिटर के गति के बारे में एक बहुत अच्छी व्याख्या की है, तो शायद हम लोगों को ये समझने का अवसर दे कि किस प्रकार से प्रकृति में हो रहे परिवर्तन, सौर मंडल में हो रहे परिवर्तन से सब कुछ बदल रहा है, उसमें ज्योतिष भी बदलना स्वाभाविक है। सर आपके लेख हम लोग लेते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। आप सब अवगत हैं कि पिछले 60-70 वर्षों में चाहे संचार या दूरसंचार की क्रांति हो अथवा तकनीकी क्रांति हो, मूवमेंट की क्रांति हो, ये पूरा विश्व सिमट करके एक छोटा सा गांव बन करके रह गया है। और इसके साथ कुछ अन्य प्रभाव भी हो रहे हैं। क्लाइमेट बदल रहा है निरंतर। हम पूर्व रोहिणी में होता है तो 9 तपे की बात करते हैं, परंतु हो सकता है कि 20 साल बाद पूरी मार्गशीर्ष में हो तब 9 तपा हो। हम इस परिवर्तन की गति भी इतनी तीव्र है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। कैसे हम जो ज्योतिष हमारा प्राचीनतम शास्त्र है, हमारी विधा है, इसको हम इससे जोड़ें और आगे बढ़ सके। आप सबको मालूम है, डेविड फ्रॉले जी कह रहे थे कि किस प्रकार से राहु और केतु को हमने, जिनको हम शायद जो क्लासिकल ज्योतिष है उनमें दूसरे ढंग से दिखते थे, अब वो बदलाव का कारण बनते चले जा रहे हैं, चाहे तकनीकी बदलाव का, चाहे कंप्यूटर एज का। इन सबको कैसे हम समेटें, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आह्वान करता हूँ
डॉक्टर अजय भामनी से उनके परिचय का कोई मोहताज नहीं। भारत भर में उनकी पहचान रुचियों में अपनी अलग है और न केवल वो विद्या पूर्ण रूप से जानते हैं, अपितु आज के युग को कैसे उपयोग करें इसमें उनकी महारत है। मैं डॉक्टर भामनी जी से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई रमेश जी, सारे ही विद्वान बैठे हुए हैं और आप जितने बैठे हुए हैं उन सबका भी तहे दिल से आदर करता हूं। तो बात मैं करना चाहता हूँ, मेरे को विषय दिया द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल चेंजेस, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेचर एंड मैंने कहा किस पे बोलूँ, बोले इसी में बोलूँ। जो बोलते तो उसमें हिंदी में कुछ इंग्लिश में बोलते हैं कि बाहर के लोग भी सुन रहे हैं। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम एंड इन संस्कृत वी कॉल इट बृहस्पति। बृहस्पति बृहद से सबसे बड़ा, पति यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। द लार्जेस्ट प्लैनेट is going to be in a fast forward mode for next 16 years. बृहस्पति अगले 16 वर्ष कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताऊँ। Right now, Jupiter is in Aries, as we all know, and it will become a Dichari on 14th May 25 when it is in the Gem. जब मिथुन में आएगा इस तारीख को ये दिशा, जैसे आप जानते हैं कि 12 वर्ष में बृहस्पति जो है अपना पूरा चक्कर आता है। एक बार कादम्बरी के संपादक थे, उन्होंने बोला कि कुछ अलग सा आर्टिकल लिखो, तो मैंने उस जमाने में मैंने बृहस्पति में लिखा था। तो मैंने कहा हमारे गांव में बोलते हैं कि 12 वर्ष में तो बुरे के दिन बदल जाते हैं। सबका संबंध बृहस्पति से है। क्या करता है बृहस्पति का अलग। ये जो पैटर्न है इसका, ये जो जारी होगा मिथुन में होगा और फिर ये 18 मार्च 2033 तक पूरे 8 तक इस तरह का माहौल हमको दिखने को मिलेगा। और इस पूरे दौरान में एरीज से लेकर मीन तक की यात्रा में ये मिथुन राशि से जारी होगा, कुंभ तक चलेगा, 8 ईयर। इस तरह का फिनोमेना पिछले 1000 सालों में ऑब्जर्व नहीं किया गया। मैं सारे पंचांग देखे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा 1000 सालों में नहीं हुआ। उससे पीछे में गया नहीं, मैंने कहा यहीं तक रुक जाते हैं। मेरे को लगता नहीं कि उससे पहले भी ऐसा कभी हुआ हो। और ऐसा मैंने जानकारी प्राप्त की तो महाभारत के समय बहुत सारे ग्रह जो थे ना इरेटिक हो गए थे, उनका जो चाल थी आकाश में बिगड़ गई। जब भी आकाश में चाल बिगड़ेगी तब कुछ होगा। आप सबको मालूम है, जिसकी हम पोलरिस की बात करते हैं, ध्रुव तारे की बात करते हैं, वो हमारे उत्तर में है। और उसका सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को है जो रात में सफ़र करते हैं। आज तो आपके पास बहुत सारे इंतज़ाम हैं। पुराने ज़माने में तो हम आकाश में ध्रुव तारे को देख के ही, जिन लोगों को नेविगेट करना था, आना जाना था, दिशाओं का ज्ञान करना था, तो दिशाओं का ज्ञान हम ध्रुव तारे से करते हैं। और ध्रुव तारे के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा सप्तऋषि मंडल भी है। और उस सप्तऋषि मंडल में उन सब की पत्नियां भी साथ में चलती हैं, छोटे स्टार। ये अगर आप सुबह 4 बजे उठ के कोशिश करें तो नग्न आंखों से देख सकते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम पंचांग ही देखते हैं, आकाश नहीं देखते। हमको आकाश दिखना चाहिए। और मेरा सुझाव है, जहाँ पर भी विद्यालय है उनमें आकाश देखने की व्यवस्था भी होना चाहिए। स्टूडेंट आकाश में पहचाने नक्षत्र कौन सा है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा दिन है, कहाँ चंद्रमा है। और अभी डॉक्टर फ्राउली बोल रहे थे कि
क्या होगा ये हमको आकाश की जानकारी होना चाहिए। हमारी आकाश की जानकारी नील है, हम पंचांगों में गणनाओं में उलझ के रह गए। और जिन लोगों ने ज्योतिष खोजा था उनके पास पंचांग नहीं थे, वो आकाश नहीं थे। तो ये बड़ा भारी अंतर है जो हमको बांटना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है, उन लोगों ने विज्ञान सिद्ध किया जहाँ कुछ इंतजाम नहीं थे, यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, हम क्या कर रहे हैं, ये एक विचार का विषय है। इंग्लिश में सप्तऋषि जो उनकी वो है घूमते हैं, उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश के पंचांगों में देखेंगे तो महाभारत की मैं बात कर रहा था। महाभारत में क्या हुआ, जो अरुंधति जो है वशिष्ठ की पत्नी है, वो आकाश में उनसे पीछे चलती है, लेकिन 11,091 वर्ष पूर्व उसकी गति भी अतिचारी हो गई। जैसे मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, उसकी गति अतिचारी हो गई, तो यह गति रही उसकी 4,508 वर्ष। ये गणना जो मैं बोलता हूँ उस आधार में बोल रहा हूँ। नीलेश ओक और डॉक्टर राज वैदम जो लोग इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने खोज की है, और खोज के बाद ये मालूम पड़ा, तो वहाँ से मालूम पड़ा कि अब हम कहते हैं कि महाभारत कब हुई, तो उन्होंने तारीख भी निकाली उसकी, तो सब स्थितियाँ आकाश क्योंकि हमने कभी वेद हमने कहते हैं 5,000 साल पहले लिखे, और आयन में बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि 5,000 साल पहले लिखे, तब उनको भारतीयों को ज्योतिष का और वेदों का ज्ञान था। हम लिखते नहीं थे, मेरे को ऐसा लगता है, हमको लगता था आकाश लिख रहा है, आकाश में ग्रह नक्षत्र लिख रहे हैं, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, हम श्रवण और श्रुति से काम चलाते हैं, हमारा उससे काम चलाता है, याद कर लिया। लेकिन बाद में स्थितियाँ गड़बड़ हुई। तो जब ये स्थिति बदली तो महाभारत के समय अराउंड 7,000 ईयर्स बैक, हम ईसा से पहले की बात करें, उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये बिल्कुल जो मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें डे वगैरह में निकल आते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसा बोलते हैं कि जब भी अरुंधति वशिष्ठ से आगे निकल जाएगी, आज की डेट में पीछे है, आप देखेंगे पहचान लेंगे। दूरबीन भी है आजकल तो टेलीस्कोप भी है, बहुत आसानी से देखा जाता है, अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मालूम पड़ा कि ये आगे निकलना शुरू हो गई, और अबाउट 7,000 ईयर्स बैक वो बहुत आगे थी। तो व्यास ऋषि धृतराष्ट्र के पास जाते हैं युद्ध से 1-2 दिन पहले, तो कहते हैं कि देखो आकाश में क्या हो रहा है, तुमने कृष्ण की बात तो मानी नहीं, अगर ये युद्ध करोगे तो रोने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप मान जाओ, ये बहुत ही बैड ओमन है और इसका हमको बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन जो हुआ आपके सामने है, किसी ने माना नहीं। तो पोल स्टार से हमको बहुत कुछ मालूम पड़ता है। और जुपिटर भी जो महाभारत के समय में ऐसा कहते हैं इरेटिक था, उसका मूवमेंट सिस्टमेटिक नहीं था, तो लगभग 6 वर्ष तक वक्र गति में था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और भी सारे बहुत ग्रह थे। तो इतने ग्रह आकाश में बदल जाते हैं, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। जुपिटर अगर वक्री होगा, धीमी गति से चलेगा, तो धर्म की हानि होगी। जब धर्म की हानि होगी तो भगवान कृष्ण का वचन है कि अगर धर्म की हानि होगी तो धर्म से पैदा होना पड़ेगा। तो इस तरह की बात है। इसके बाद क्या होगा, ये जुपिटर का अभी जो है 2023 से मेष में आया है और 35 तक चलेगा। उसके बाद 2036 से जब ये दोबारा मेष में आएगा, तो जब ये वृष राशि में आएगा, मैं उसकी तारीख आपको बता देता हूँ। ये 15 अप्रैल 2036 को वृष राशि में आएगा, मेष में तो ये अतिचारी नहीं है, वहाँ से फिर अतिचारी हो जाएगा और मकर तक अतिचारी रहेगा। और वो उसकी डेट है 16 फरवरी 2044। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अतिचारी है। तो ये क्या होगा, जब मैं अतिचारी बोलता हूँ तो क्या है अतिचारी, इसको थोड़ा टेक्निकली समझ लें कि जुपिटर जो है
जेमिनी में, मिथुन में 14 फरवरी 2025 को एंटर करेगा, और फिर ये कैंसर में 18 अक्टूबर 2025 को कैंसर में चला जाएगा, कर्क में। तो इस पूरे दौरान में इसे जो दिन लगा है 157 दिन लगा, इसकी चाल बहुत तेज है। 157 दिन में ये चला गया मिथुन से कर्क में, जबकि वक्री होता रहता है उसी राशि में, कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे जाता है, और ये जाता है एक आध बार जाता है, लेकिन लगातार ये नहीं होता है कि इतने वर्षों तक ऐसा उसका कार्यक्रम चलता है। तो ये इसमें तो इसका तो यहाँ से दोबारा 157 डेज में ये वापस, यानी 5 महीने 17 दिन में ये मिथुन में आ जाता है सीधा। और उसके बाद में ये 25 दिसंबर को मिथुन में आ जाता है, वहाँ पर रेट्रोग्रेड रहता है, और उसके बाद में ये 2 जून 26 को कर्क में एंटर करता है। ये 5-6 साल भर पूरा लगा रहा है, कर्क में एंटर करता है, लेकिन यहाँ पर जंप मारता है दोबारा से, जंप मार के सिंह में चला जाता है। तो सिंह में जाने में कितने दिन लगते हैं उसको? 5 महीने 1 दिन, यानी 31 अक्टूबर 2026 को वो दोबारा से सिंह में प्रवेश कर जाता है। और ये पैटर्न बंद नहीं हो रहा, ये मैंने बहुत नोटिस किया, बंद नहीं हो रहा। अगेन वो क्या करता है, ये रेट्रोग्रेड हो जाता है, फिर तो वही होगा, वक्री हो गए वो 25 जनवरी को। फोन बंद करें भाई, बाहर जाए, फोन बंद करें या बाहर जाए, डोंट माइंड माई सेइंग, कोई फायदा नहीं मेरे बोलने का। तो ये फिर दोबारा से रेट्रोग्रेड होकर कैंसर में आता है 25 जनवरी 2027 को, और फिर वहाँ से फिर ये डायरेक्ट होकर नवंबर में वर्गों में चले जाता है, कन्या में। तो ये पैटर्न इसका रहता है 2023 तक। तो जब ये जा रहा है अगली राशि में, तेज गति से जा रहा है, जब ये वापस आ रहा है वक्री होकर, तो लोग स्लो गति में आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। आज अगर आप देखेंगे बीच में है तो ऐसा नहीं होता, अगर आप पंचांग उठा के देखेंगे तो ये ट्रेंड नहीं होता। और जुपिटर जब भी इस तरह का होगा, सबसे बृहद प्लैनेट, तो इसका मतलब है कि जो 2 डेकेड तक होगा तो एक नया ऑर्डर होगा, नया सिस्टम होगा, नई दुनिया होगी। हम नई दुनिया में प्रवेश बहुत तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि पहले के हमारे आंकड़े हैं, जब ऐसा हुआ था तब क्या क्या हुआ था, और अब ये कैसा होगा। और मेरे को आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि 2018 से लेकर 2022 तक जुपिटर अतिचारी था, और कोरोना के दौर से पूरी दुनिया का हर घर ऐसा नहीं है जो आहत ना हो। तो हम जानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर ऐसा हुआ है तो 8 साल में फिर ऐसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मैं आपको इसकी बात बताता हूँ, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा जब ग्रह अतिचारी होगा, जब तब हुआ, हमको मालूम है क्या क्या हुआ। जीवन बचाना मुश्किल हर घर में, हम सब ने कोई ना कुछ खोया है। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार मिलना मुश्किल, जहाँ जिन लोगों ने भी अपना व्यक्ति खोया ना। तो मैं इससे पहले कि मैं बोलूँ क्या कर देगा, जुपिटर कहाँ कहाँ असर करता है। जुपिटर असर करता है इकोनॉमी पर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर, वेदर पर। ये स्काई हमको सिग्नल देता है। आजकल तो हम स्काई देखते नहीं, ना पढ़ते हैं। बरामेर तक पढ़ते थे लोग, उसके बाद लोग पढ़ते नहीं। तो हमको मालूम पड़ता है कि नक्षत्रों की स्थिति क्या है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, बहुत कम लोग हैं जो आकाश में नक्षत्र देखते ही नहीं है। हम लोग पंचांग में देखते हैं। ये ज्योतिषी का काम नहीं है। अगर हम साइंस हैं तो कैसी साइंस है? हमारा क्षेत्र तो आकाश, हमारा क्षेत्र पंचांग थोड़ी। पंचांग तो पंडित जी ने बता दिया, बड़ी कृपा की। हमने क्या किया? हम बड़े भारी ज्योतिषी बोलते हैं अपने इंटरनेशनल, संस्कृत बोलते हैं, लेकिन क्या हम आकाश देखते हैं जो हमारा क्षेत्र? तो वो लोग देखते थे, जब वो लोग देखते थे कॉमेट कब आ रहा है। कॉमेट की जानकारी साइंस को बहुत बाद में मालूम पड़ी
ज्योतिष पहले जानता था, तो बड़ा महत्व को पढ़ के देख लीजिए, कॉमेट की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं। तो हम लोग ऐसी बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं अभी राशि आएगी, छप्पर फट जाएगा, छप्पर किसका फटता है, सब डेटा नहीं होता। हमने ज्योतिष को मजाक बनाया। एनीवे, लेट मी कम बैक टू माय टॉपिक। तो ये क्या क्या करेगा, क्योंकि हमको ऐसा मालूम है कि कॉमेट्स भी, एस्ट्रॉयड भी, ग्रहों की गति भी जब ये इसमें इरेटिक हो रही है लगातार, उस जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगर हम कहते हैं युग दृष्टा हैं, तो कम से कम 100-200 साल की बात तुम देख लो, इससे ज़्यादा देखें ना देखें, इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दुनिया को बता के जाएं क्या होगा। तो अब हम आते हैं इसी अगले मुद्दे पर, इसका फर्क कहाँ कहाँ पड़ेगा। अगर ये जो जुपिटर पहले बार 8 साल में होगा, इसका फर्क कहाँ पड़ेगा, तो उस एरिया में मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। तो जो आर्थिक क्षेत्र है, जब मैं एमए कर रहा था इकोनॉमिक्स में, तो उस समय हम पढ़ा करते थे कि धन वो धुरी है जिसके आसपास पूरा अर्थशास्त्र घूमता है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं, मेरे को लगता है कि कॉरपोरेट वो धुरी है जिसके आसपास पूरे संसार की सरकारें घूमती हैं। अब वो धन कॉरपोरेट के पास, कुछ धन के जो प्रिंसिपल थे इकोनॉमिक्स के, वो पूरे फेल हो गए। तो जब सरकार कुछ करती है अपने व्यक्तियों के लिए, इलेक्शन लड़ती है, तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो दोबारा आने का, सत्ता का जो पार्टी है, तो वो नागरिकों के लिए करेगी, उनके लिए कोई भला तो करेगी। लेकिन कॉरपोरेट इसके लिए भला करेगा, तो कॉरपोरेट भला करेगा अपने लिए। तो पूरी दुनिया में कॉरपोरेट का शासन हो रहा है। हमारे यहाँ भी हम अडानी अंबानी की बात करते रहते हैं, और भी। तो ये जो क्षेत्र हैं, इसमें कॉरपोरेट जो है बहुत अग्रणी हो गया, और वो देश का कितना भला करेगा, वो क्यों करेगा। जो व्यक्ति जिसको अपने कॉरपोरेशन से, अपनी व्यवस्था से, अडानी या अंबानी या कोई और भी, तो जो खुद को रिच होना चाहता है, तो उसके लिए देश सेकेंडरी है, सरकार के लिए देश प्राथमिक, उसकी प्राथमिकता हो सकती है। तो ये जो है, इस पर भी चर्चा होगी आने वाले 8 वर्षों में। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा। इंडिया में तो बहुत बाद में हुआ। ये पूरा ट्रेंड तो शुरू हुआ अमेरिका से शुरू हुआ, वहाँ कॉरपोरेट चला रहे। ऐसा कोई देश नहीं है जिसको कॉरपोरेट ना चला रहा हो, बल्कि आने वाले दिनों में तो ये होगा कि सरकारें, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो कॉरपोरेट से मिलके सरकार चलाएगा। ऐसा हो ही रहा है। उसके बाद में एक ज़माना ऐसा आएगा कॉरपोरेट रूल करेगा, तो इसका विरोध होगा। अभी तो बढ़ेगा, इस 8 साल में बढ़ेगा, और उसके दूसरे 8 साल में इसका विरोध होगा, और कॉरपोरेट के पर काटे जाएंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि वो उस समय तक जनता का बहुत ज़्यादा शोषण कर चुके होंगे। तो ये अगर जुपिटर अगर अतिचारी हो रहा है, तो मेरे आपके धन के लिए नहीं हो रहा, ये दुनिया के, विश्व के धन के लिए हो रहा है, जब हम धन की बात करते हैं। और दूसरा जो है एरिया जिसको इफेक्ट करेगा, रेडिकल चेंजेस इन वेदर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो मिथुन से ये कुंभ तक जाएगा, अतिचारी के मूड में जाएगा, तो जुपिटर का जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो वातावरण पे होता है। वातावरण एकदम से अलग सा हो जाता है, और जलवायु से डिफरेंट हो जाता है। जुपिटर का मतलब वायु भी है, जुपिटर का मतलब बादल भी है, जुपिटर का मतलब मौसम को अस्त व्यस्त करना भी है। जुपिटर जितनी ताकत के साथ कर सकता है, जितना बृहद ग्रह है, और ये इतना तो शनि भी नहीं है। जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वहाँ पर इतना परिवर्तन शनि भी नहीं कर सकता। और हम देखते रहते हैं कि इतनी डराने वाली बरसात हो रही है। भोपाल में रास्ते में मैं ग्वालियर से आया, पूरे रास्ते बरसात हो रही थी। बरसात ऐसे नहीं हुआ करती थी। कहीं तूफान आ रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं मुश्किल हो रहा है, तो कहीं सुनामी आ रही है, कि ज्वालामुखी फटा जा रहा है। ये सारे हो रहे हैं, और अभी तो ये नॉर्मल गति में है, अभी तो नॉर्मल गति में है। लेकिन जैसे ही 2025 आएगा, तो दुनिया का टेम्परेचर आजकल वैज्ञानिक बोल रहे हैं 1 डिग्री बढ़ जाएगा 33 तक। मैं बोलता हूँ 2 डिग्री बढ़ेगा।
2 डिग्री बढ़ने का मतलब है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है, तापमान से वातावरण का असर होता है और इससे हमारे इकोनॉमिक्स पे फ़र्क पड़ता है कि अगर हमारी सब्जियाँ, फूल, पत्ते हमको बनाने में ज़्यादा पैसे हमारे लग रहे हैं तो फिर हम इकोनॉमिक्स का सिद्धांत देंगे लागत ज़्यादा है तो कम पैसे में हम कैसे बेचेंगे। तो इधर मौसम ख़राब होगा, उधर आम आदमी पर जो महंगाई की मार है ये बढ़ेगी। अगला हमारा पॉइंट है शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। धन का जो सबसे ज़्यादा उपयोग है, जुपिटर का जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो धन से है और वर्तमान युग में धन हथियार है। इसके पास धन है, उसके बाद पावर भी है, सरकार भी उसकी हो जाती है और सरकारें भी धन से बनती है। अगर किसी को सरकार जो बनानी हो तो अगर किसी पार्टी के पास धन नहीं है तो सरकार भी नहीं बना सकती। ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो धन में वो शक्ति है कि जो पूरी दुनिया को बदल सकता है और अभी सारा पावर अमेरिका के पास है। 100 सालों से अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से उसका डॉलर पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है और उसने पूरी दुनिया को लोन दे रखा है। ऐसे दुनिया का कोई देश नहीं है जिसको उसे लोन ना दिया हो। वो डॉलर चाहे जब छाप लेता है और उससे वो रूल कर रहा है। तो अगले 8 वर्षों में हम देखेंगे कि उसका जो प्रभाव है कम होगा और ये शिफ्ट ऑफ पावर जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। इसमें ब्रिक्स कंट्रीज भी हैं, चाइना भी है, ये भी है और भारत का भी इसमें बड़ा भारी रोल रहेगा। तो ये भी एक एरिया है जिसमें, क्योंकि बृहस्पति व्यक्तिगत क्या करता है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल उसमें देखें तो बृहस्पति के कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगला बात करते हैं म्यूटेशन इन इकोलॉजी सिस्टम। तो इकोलॉजी की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं। तो पेड़ पौधे कैसे होंगे, ज़मीन कैसी होगी, ज़मीन में किस तरह का होना चाहिए। तो वैसे भी जब हम शहरीकरण करते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं या जंगलों को काटते हैं तो हमारी पृथ्वी और भूमि की जो शक्ति है कम हो जाती है। तो उस तरह से अनाज, जो फल फूल, जो भी सब्जियां हैं वो हमको नहीं दे पाती। और जब इस तरह से हम करते हैं तो फिर पेड़ पौधों की जड़ों में फंगस लग जाता है। तो जब फंगस लगता है तो एक आध पेड़ में नहीं लगता। जब मैं पढ़ रहा था तो मीलों लगता है, मीलों वाले पेड़, तो वो पूरे प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। इस तरह का है। और एक और है दूसरा, एक तो फंगस, एक फंजाई है। फंजाई उर्वरक है। वो फंजाई बहुत बेहतर काम करती है। तो मेरे को लगता है कि इस 8 सालों में जो फंजाई है वो ज़्यादा उसका रोल रहेगा। तो पृथ्वी ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी, पृथ्वी हमको संभालने का काम करेगी। तो नए नए तरीके से ऐसा भी देखा गया है, जो इकोलॉजी समझते हैं बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वहाँ पर कई तरह के जंगलों में पेड़ आ जाते हैं। पेड़ों की जड़ें एक दूसरे पेड़ से जुड़ी रहती हैं और वो एक दूसरे को फंजाई के रूप में, जो पॉजिटिव एलिमेंट है, उस पॉजिटिव एलिमेंट से कनेक्ट करके वो पेड़ों को शक्ति देते हैं और वहाँ की जो धरती है वो धरती ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो ये फंजाई वाला मामला बढ़ गया। और जब हम कोरोना में थे तो हमने देखा तो पूरी दुनिया बड़ी सुंदर हो गई थी। आप कोई पेड़ देखो, हर शहर आपका सुंदर लग रहा था। हम लोग दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से हम हिमालय दिख लेते, ऐसा सुना नहीं था कभी। तो वातावरण में परिवर्तन जुपिटर के अतिचारी होने से उस समय हुआ था। तो यहाँ पर इकोलॉजी के लिए ये जुपिटर का अतिचारी होना बहुत अच्छा है। एक ऐसा एरिया है इसमें शायद अभी साइंस भी काम नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं स्पेस इज़ द न्यू फील्ड ऑफ डोमिनेशन। आजकल क्या है स्पेस में, अगर भारत चाहे तो भारत ने चंद्रयान भेज ही दिया, चाइना भेजता ही रहता है, अमेरिका भेजता ही रहता है। तो आज ऊपर 20 किलोमीटर जाने के बाद आकाश फ्री है, सबके लिए फ्री है। आप भी जा सकते हैं, आप चाइना के लोग आप जा सकते हैं, पाकिस्तान के जा सकते हैं, अमेरिका के जा सकते हैं। इसलिए लोगों ने अपने स्टेशन बना लिए और स्पेस स्टेशन बना लिए। लोग अगले दूसरे प्लेनेट पर जाके रहने की बात करते हैं। तो ये स्पेस का सिस्टम अभी खुला हुआ है। एनीबडी कैन गो, एनी कंट्री कैन गो। अकेला आदमी नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ जाके आप
अपने स्पेस स्टेशन बनाएं, अपने सैटेलाइट भेजें, अपने चंद्रयान भेजें, ये सब पॉसिबिलिटी वहाँ पर है। लेकिन आने वाले वर्षों में, इन 8 वर्षों में स्पेस एक मुद्दा होगा। चाइना बोलेगा अब मेरे देश में नहीं आएंगे। अभी तो हम ड्रोन को रोकते हैं इससे कि हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन आने वाले वर्षों में हम बोलेंगे जैसे कि देशों की लाइनें यहाँ हिंदुस्तान चाइना की लाइन शुरू हो जाती है, इस तरह से स्पेस में भी इसके ऊपर चर्चा होगा नहीं अगले 8 वर्षों में इस पर चर्चा होगी। लेकिन अगले 8 वर्षों में ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि अब आकाश भी आपका नहीं रहा, तो हम बहुत बड़े परिवर्तन में जा रहे हैं। जब हम देखते हैं बृहस्पति, हम बृहस्पति को ऐसे ही नहीं देख सकते कि धर्म का ग्रह है, पूजा पाठ करेंगे तो मंत्र करेंगे। आकाश में जब ग्रहों का बदलता है और हम एक नए युग में बहुत जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। अगर जो भी लोग 30 साल से ऊपर के लोग हैं यहाँ पर, हम तो 60-70 वाले हैं, तो हम अगर इस दुनिया को देखें तो जिसमें हम पैदा हुए तो दुनिया वो है ही नहीं, वो उस दुनिया में है नहीं जहाँ हम पैदा हुए। अगर कोई 50 साल का आदमी है तो पहचान नहीं सकता, मैं तो 70 साल का हूँ, मैं तो पहचान नहीं सकता कोई दुनिया पैदा हुआ, अलग दुनिया है। हमको लगता है कि 100 साल आसानी से नहीं होते। अब द्रुत गति से सब सारा चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर एक नया होगा। अगला हमारा क्षेत्र है वो है न्यू माइक्रो वायरसेस विल क्रिएट हैवक एंड साइंस विल फाइट इट बैक विद द मेडिसिन। एक दार्शनिक का मत है, वो बोलता है कि जो प्रकृति है या पृथ्वी है वो सृजन में बिलीव करती है, सस्टेनिंग में बिलीव नहीं करती। जैसे उसने मुझे पैदा कर दिया, अब वो प्रकृति मुझे मारने का इंतजाम करेगी, वो एक दिन सफल भी हो जाएगी। वो पेड़ पौधे को, कीट पतंगे को पैदा करेगी, उससे उसका मोह भंग हो जाएगा। जो उसने मुझे पैदा किया, उसने कहा ये क्रिएशन तो अच्छा है, इससे बेहतर करूँगी। तो उसका मत है कि प्रकृति क्रिएट करती है, उसको सस्टेन करना उस आदमी की प्रॉब्लम है, उस सभ्यता की प्रॉब्लम है, उन लोगों की प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे इंतज़ाम हैं। अगर हम जी पाते हैं तो अपने कारण जी पाते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो 36 साल उम्र थी, हम आज 70-72 साल है। तो वो कहता है कि आपको प्रकृति को नया चाहिए, हर रोज़ आपसे बेहतर चाहिए। तो ये फूल उसने पैदा किया, इस फूल को नष्ट करना उसका नेचर है। ये व्यक्ति पैदा किया, इस व्यक्ति को मारना उसका नेचर है। वो मारेगी, वो सफल करेगी, किसी को 1 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 102 साल में। क्या फ़र्क पड़ता है? 102 साल भी इस पूरे अंतरिक्ष में बहुत कम होते हैं, उनका कोई मतलब है भी नहीं। तो वैसे भी डार्विन बोलता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जी सकता है वही रह सकता है, जो जी नहीं सकता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब कोरोना का प्रकोप हुआ था 2018 और 22 के बीच में, तो कोरोना को रोकने के लिए पूरे देशों ने उसके लिए दवाई बना ली थी और आज कोरोना भाग गया। जबकि ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है, ब्लड प्रेशर 150 साल से है, ना डायबिटीज़ की कोई दवाई है, ना एड्स की कोई दवाई है। ऐसी कोई दवाई नहीं हमको, जिनको लोगों को बीपी है रोज खाना पड़ती है, डायबिटीज़ खाना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर साइंस बहुत सफल हुई थी। जितनी द्रुत गति से कोरोना आया, उतनी ही द्रुत गति से मेडिसिन भी आई, उन सब ने भला किया, इसलिए आज हम बिना मास्क के घूम रहे। तो यहाँ पर जब ये अतिचारी होगा तो बहुत प्रकार के माइक्रो वायरसेस आएंगे जो पहले से अलग होंगे, और इस बार साइंटिस्ट उनका मुकाबला भी उसी तेज़ी से करेंगे। ऐसी कोई दोबारा से महामारी होगी मैं अगले 8 वर्षों में नहीं देखता। अगला जो विषय है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जुपिटर का जो हमारा है सडन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, कॉन्शियसनेस विल टेक द सेंट्रल स्टेज। जो हम आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं, जो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि जुपिटर जो है, वैसे हम तो लोग बोलते हैं धर्म का ग्रह है, मेरे हिसाब से जुपिटर जो है आध्यात्मिक ग्रह है। मैं उसको अध्यात्म में ज़्यादा मानता हूँ। और जब कोरोना पिछली बार था तो जो लोग नास्तिक भी थे, जिनके घर में लोगों को मरना जाना शुरू हुआ, वो भी कहीं ना कहीं कर्म की थ्योरी को मानते थे, भाग्य में लिखा है, कई लोगों को जानता हूँ।
तो वो कह रहे थे। और आजकल जो है हम डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और एल्गोरिदम से हम सब कुछ बदलने की बात कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि इधर डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने जो अपनी स्पीच थी उसने लिखी किससे लिखवाई नहीं थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखी। तो हम एक नई दुनिया में, हमारी दुनिया ही अलग है। जिस दुनिया की हम बात करते हैं ये दुनिया हमारी है नहीं, हम किसी अलग दुनिया हैं। तो आध्यात्म के क्षेत्र में ये बड़ा भारी परिवर्तन आना शुरू होगा और आदमी कहीं ना कहीं चैतन्यता से जुड़ने की बात करेगा। इस दौरान में उसके ज्ञान का विस्तार भी होगा। जब ज्ञान का विस्तार होगा, बुद्धि का विस्तार होगा, तो उसको झेलने के लिए, उसको अपने को समझने के लिए उसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस जो है, इसकी चैतन्यता की बात करते हैं, तो जो बुद्धिज़्म की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, बुद्धिज़्म की नहीं, तो जो कॉन्शियसनेस है उससे हम वहाँ जुड़ेंगे और जो अहंकार और आडंबर हैं ये धीरे धीरे कम होंगे। तो आदमी धार्मिक कम और आध्यात्मिक ज़्यादा होगा। ये अगले 8 वर्षों में होगा और उसके 8 वर्षों में। तो ये वैसे भी जो भारत देश है आध्यात्मिक देश है, ये धार्मिक देश नहीं, लोग बोल देते हैं, लेकिन जो हमारे वेदों का आधार है वो आध्यात्मिक है, हम आध्यात्मिक लोग हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट होगा। तो कुछ खराब भी होंगे तो कुछ बहुत अच्छे भी होंगे। थ्योरी ऑफ कर्मा विल रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ एंड पीपल विल बिलीव पीपल्स बिलीव विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली। तो बृहस्पति का मतलब होता है बृहस्पति, जो सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा ग्रह है, और वो अगर अच्छा हो, आकाश में अच्छा हो, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो अच्छा होगा तो बदलाव भी जल्दी जल्दी आएंगे। वैसे भी हम कुंडली में बोलते हैं, किसी कुंडली में अगर मान लीजिए केंद्र में बृहस्पति है तो हम बोलते हैं कि हम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्र बृहस्पति। बृहस्पति से हमारा ये है। तो जो कर्म की थ्योरी है, पिछली बार भी हम देखते थे कि हमारी कुछ चीज़ें तो तय हैं ना, हमारे माँ बाप तय हैं, भाई बहन तय हैं, बाल बच्चे तय हैं, रिश्तेदार तय हैं। पति पत्नी के मामले में हम बहुत तलाश करते हैं, अंत में मालूम पड़ता है कि ये तय था, इसमें कुछ हमको लगा नहीं, चेंज तो बहुत किया, देखा तो बहुतों को, लेकिन मिला वही जो लिखा हुआ था। वो औरतें अक्सर कहती हैं कम वक्त तुम ही लिखे थे मेरी ज़िंदगी में। तो आदमी भी मन ही मन कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ तो कि तुम ही लिखी थी क्या। तो ये भी एक क्षेत्र है, तो सब तयशुदा मामला ही है। तो इसमें काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है। एक डॉक्टर ब्रायन वेस हैं, अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने मनोविज्ञान पे और ख़ासतौर से रिग्रेशन और प्रोग्रेशन, वो पूरे ग्रुप को 1000, 2000, 5000 ग्रुप को सबको ट्रांस में ले जाते हैं, पिछले जन्म की बात करते हैं। तो पिछले जन्म के लोग अपना जो भी गुत्थियाँ हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ उनको यकीन होता है कि मेरा जन्म होता है, मैं एक ही जन्म में नहीं हूँ, मैं कई जन्मों से आता हूँ। हम तो मानते ही हैं कि हमारी कर्मों की थ्योरी, मेरा कोई जन्म रहा होगा, कहीं मैंने ज्योतिष सीखा होगा, इसलिए इस जन्म में भी मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं अपने आप सीख गया, तो कहीं ना कहीं तो रहा होगा। वो लोग जो नहीं मानते वो भी मानने लगेंगे। तो उसमें भी अब प्रोग्रेशन में जाते हैं कि ये आदमी आगे कहाँ मिलेगा, तो उनको ऐसा मालूम पड़ता है। फिर उन्होंने उसके रिकॉर्ड इकट्ठे किए हुए, एंड मैं इनका नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर ब्रायन वेस का। अगर आप पढ़ेंगे, फ्लोरिडा में रहते हैं, मेरे को मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। तो जो कार्मिक थ्योरी है, इस पर बड़ा डिबेट होगा, इसमें बहुत सारी बातें होंगी, इस पर काफ़ी लेख आएंगी, ये एक विषय होगा। टेलीविज़न वालों का विषय नहीं है आजकल, तो एक नया विषय मैं उनको दे रहा हूँ, इस पर उनको बहुत डिबेट करने पड़ेंगे, चर्चा करनी पड़ेगी। और एक और एरिया हम ले रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन एंड जॉब। हमने लास्ट टाइम जो कोरोना हुआ था देखा था कि कितना चेंजेस हुआ था, एजुकेशन घर से होना शुरू हो गई थी, जॉब का भी ऐसे हो गया था। इस पूरे में क्या हुआ, जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उन पर बड़ा बुरा असर हुआ। 2 साल जब घर में रहे वो, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाए उनका, वो जो समय निकल गया सो निकल गया। तो अब जो है वो कहते हुए हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उस क्षेत्र में एक नया एजुकेशन के क्षेत्र में एक नया पैराडाइम शिफ्ट होगा,
जॉब के क्षेत्र में नया होगा, जो पहले वाले से अलग होगा। वैसे भी जैसा मैं बोल रहा हूँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हैं और ये इस क्षेत्र के बड़े सारे फायदे हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो इन दोनों से हमको जूझना पड़ेगा। तो पृथ्वी पर जो मैं देख पा रहा हूँ अगले 8 सालों में, उसके बाद अगले 8 सालों में, तो हम एक बहुत बड़े बदलाव की ओर जा रहे हैं और ये बदलाव हम सबको इफेक्ट करेगा, इस दुनिया के हर आदमी को इफेक्ट करेगा, जैसे कोरोना ने किया। अगर मेरी इनकम घट जाए या बढ़ जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, मेरे रिश्तेदारों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पूरे समाज की इनकम बढ़ जाए तो सबको फर्क पड़ता है। तो हम बहुत सारे बदलाव के दौर में हैं और इस दौर से गुजर के हम निकलेंगे। तो बृहस्पति कैसे करता है इसकी बात थी, आप लोगों ने बहुत धैर्य से मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर भांबी सर। बहुत धन्यवाद आदरणीय भांबी जी। एक सूचना है, 2 गाड़ियां ऐसी पार्क हो गई हैं जिनके सब गाड़ियों का आवागमन रुक गया है, तो जिनकी भी वो गाड़ियां हैं MP04 CG 4772 हमारे विशिष्ट अतिथि कर्नल सिंह जी से कि वो इस सत्र में अपने विचार रखें। समय थोड़ा कम रह गया है, कर्नल सिंह जी 10 मिनट। मंच पे उपस्थित विद्वत जन, यहाँ पर उपस्थित विद्वत जन और विद्यार्थियों, मैं थोड़ा विषय को डिफरेंट टाइप से डील करूंगा इसको। एक किताब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेंट की थी 6 महीने पहले, जो लिखी गई थी मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन भारत के चीफ जस्टिस रहे। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय वो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी थे। पहला चैप्टर उनका जो है अबंडेंट चाइल्ड, दैट क्रिएटेड ए क्यूरियोसिटी कि भाई इन्होंने अपना पहला चैप्टर अबंडेंट चाइल्ड क्यों लिखा। वो कहते हैं मैं 89 में पैदा हुआ और उस समय उनके पिताजी काफी अमीर थे, तो उन्होंने ज्योतिषियों को इकट्ठा किया। 23 दिसंबर 1889 ज्योतिषियों ने ये कहा एक मत होकर कि ये बच्चा पिता के लिए अच्छा नहीं, पिता ने अगर इसका मुंह देख लिया तो पिता की डेथ हो जाएगी। दे वर फर्म बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी। इस बच्चे को एक किसान परिवार में दे दिया गया। अगले 5 साल ये एक गरीब परिवार में रहा। 5 साल बाद इनका इसका जो एक और भाई था उसकी डेथ होगी, अब एक ही बेटा बचा है। तो फादर को लगा दोबारा दिखाओ पत्रियां जो है, तो दोबारा पत्री दिखाई। इस बार एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये तो बहुत भाग्यशाली है, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और पिता के लिए बहुत अच्छा है और ये हो सकता है प्रधानमंत्री पद तक जाए कश्मीर के। इसको वापस लाया गया लेकिन पिता ने इसकी शक्ल फिर भी नहीं देखी। उनको फिर भी डर लगा कि मैं मर ना जाऊं। इसको भेज दिया उन्होंने हॉस्टल में पढ़ने के लिए। 12 साल की एज में पहली बार पिता ने ये कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी बने। सवाल ये कौन से एस्ट्रोलॉजर ठीक थे? पहले एस्ट्रोलॉजर्स जन्मपत्री में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। इसका मतलब रीडिंग में कहीं फर्क रहा, समझ में कहीं फर्क रहा। मैं जब यूपीएससी का पेपर दे रहा था, इंटरव्यू मेरा था, तो मेरे ब्रदर मुझे एक ज्योतिषी के पास ले गए। तो उन्होंने कहा अगर आपने पुखराज की अंगूठी पहन ली तो आप आईएएस में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। तो मैंने कहा अंगूठी नहीं पहननी, तो मैं आईएएस में नहीं आया, आईपीएस में आ गया। तो दैट वाज वन थिंग की पॉजिटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट हुआ जब मेरी शादी हुई, फिक्स हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, ज्योतिषियों ने बड़ा लिख के दिया, बड़ा लंबा चौड़ा, कि वैधव्य योग है। इस किताब में भी लिखा है, इस किताब में भी लिखा है, इस किताब में भी लिखा है। 6 लॉर्ड 7th हाउस में था उनके, मंगल 4थे भाव में सप्तम भाव को देख रहा था, शनि 10th भाव में फिर सप्तम भाव को देख रहा था, लेकिन जुपिटर भी देख रहा था सप्तम भाव को।
उसको इग्नोर करके उन्होंने कहा जी वैद्य भाई हो गए। मेरी मदर बहुत पूजा करती थी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानती सब चीज, कुछ नहीं होगा, शादी हो गई, सब चीज बढ़िया है। तो एस्ट्रोलॉजी को रीइंटरप्रेट करने की जरूरत है। मेरा पहला जो विश्वास आना शुरू हुआ, मैं बॉम्बेला में पोस्टेड था, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है। तो शाम के टाइम जो डीसी थे उन्होंने कहा भी ये मैसेज आया है दिल्ली से कि अर्थक्वेक आएगा रात को 4 बजे। मैंने कहा अर्थक्वेक की तो भविष्यवाणी हो नहीं सकती, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा ये तो बेकार की बात कर रहे हो आप। बट एनीवे मीटिंग हुई, प्रिकॉशंस की बात हुई, तो मैंने सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में फोन किया दिल्ली के। मैंने कहा जी आपने कैसे भविष्यवाणी कर दी है? कहते हमने साइंस से नहीं करी है, एक बेंगलोर में बीवी रमन एस्ट्रोलॉजर हैं, जब भी वो अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करते हैं हम उसको अनाउंस करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन सही निकलती है। एंड उस रात 4 बजे वहां पर अर्थक्वेक आया। अब इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो साइंस नहीं कर पा रही है, एक एस्ट्रोलॉजर कर पा रहा है, तो इससे विश्वास पैदा हुआ कि पॉसिबिलिटी है इसमें। दिल्ली आया, मैंने सोचा कि वे एस्ट्रोलॉजी सीखें, संस्कृत सीखें। 96 में आईकाज में एडमिशन लिया, 1 साल पढ़ा, पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में होगी, टाइम मिलना बंद हो गया। फिर गोवा ट्रांसफर हो गया, वापिस आया तो फिर कोई मुझे के.एन. राव जी के पास ले गया, भारतीय विद्याभवन में। वहां मैंने 2 साल की शिक्षा दी। के.एन. राव जी का जो व्यू था वो ये कि हमें रिसर्च की जरूरत है, हमें रूढ़िवादी बनने की जरूरत नहीं। और एक चीज वहां और समझ आई कि पहला आईकाज और के.एन. राव जी साथ साथ थे, बीवी रमन और के.एन. राव जी। उनका डिस्प्यूट हुआ अयनांश के ऊपर। अयनांश आप सबको विदित होगा कि जो साइंस सिस्टम में और रिलायंस सिस्टम में जो डिफरेंस है, और हमारी जो अर्थ के एक्सिस हैं उसके प्रेसेशन के कारण वो बढ़ता जा रहा है। 25,000 साल के करीब, 26,000 साल के करीब उसकी एक पूरी साइकिल बन जाती है। अब वो अयनांश अगर डिफरेंट देखे, केपी का अलग अयनांश है, बीवी रमन जी का अलग अयनांश है, लाहिरी जी का अलग अयनांश है, कौन सा अयनांश ठीक है? 4 डिग्री का फर्क है डिफरेंट अयनांशों में। अगर 4 डिग्री के फर्क से आप कुंडली बनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप जानते हैं। इस पे एक रिसर्च करने की जरूरत है कि कौन सा अयनांश एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड चीज जो है, अभी भामी जी बता रहे थे कि कर्म थ्योरी, पूरा एस्ट्रोलॉजी कर्म थ्योरी पर बेस्ड है। वेदों के जो 6 अंग है, ज्योतिष उसका भी पार्ट है। अगर हम देखें जन्म के टाइम पे जो हमारे कन्फ्यूगरेशन थे, वो कहते हैं कि हमारे पुराने जन्म के संचित कर्म का एक पोर्शन, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, मिल गया। जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या इसका इंपैक्ट इस जन्म में होगा ही नहीं? दैट इज अनदर क्वेश्चन। इसका मतलब जो पत्री में लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ज्योतिष में 3 तरह के वो बताए, दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़। मतलब कुछ ऐसी चीजें वो चेंज ही नहीं हो सकती, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मृदु बोल दो कि वो चेंज हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत मेहनत से चेंज हो सकती है। सो दैट मीन्स ज्योतिष ये बताता है कि पोटेंशियलिटी क्या है, ये नहीं बताता यही होगा। अगर ज्योतिषी ये कहता है कि यही होगा, दैट मीन्स वो कर्म थ्योरी में विश्वास नहीं करता, वो केवल प्रारब्ध में विश्वास करता है। और ये डिस्प्यूट जो है मैकेनिकल व्यू ऑफ वर्ल्ड, दिस वाज टिल न्यूटन के टाइम पर तक था। न्यूटन का व्यू था एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड इफ वी नो ऑल द फोर्सेस इन द यूनिवर्स एंड इफ वी नो ऑल द लॉज इन द यूनिवर्स। अगर हमें सारे कानून नियम मालूम है तो पॉसिबिलिटी है कि हमें सब कुछ पता लग जाए। लेकिन फिर वो हेजनबर्ग आ गया, जिसने कहा नहीं, आपको सच चीज पता होंगी तब भी हम प्रोबेबिलिटी ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते क्या होने वाला है। और एक आइंस्टीन का और हेजनबर्ग का बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। हालांकि आइंस्टीन ने उसके बाद ये कहा था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस, गॉड प्रोबेबिलिटी में विश्वास नहीं करता। लेकिन आइंस्टीन बाद में गलत साबित हुआ, हेजनबर्ग सही साबित हुआ। और आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला वो भी हेजनबर्ग की थ्योरी के हिसाब से मिला, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला। दैट मीन्स देयर आर पोटेंशियलिटीज इन लाइफ, आप एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते किसी चीज। तो ज्योतिष को यह समझने की जरूरत है कि हमें गाइड करना चाहिए।
इसके बाद एक चीज आती है कि हर भाव 30 डिग्री का होता है या 30 डिग्री का नहीं होता। भाव कुंडली, चलित कुंडली, कौन सी कुंडली ठीक है? कुछ ज्योतिष दोनों ही देखते हैं, कुछ एक देखते हैं। तो कास्टिंग ऑफ हॉरोस्कोप और अयनांश भाव कुंडली कौन सी सही है, इसमें मेरे हिसाब से एक रिसर्च की जरूरत है। देन वर्गा, षोडश वर्गा हैं जो आप सब लोग बनाते हैं। पाराशर की किताब देखें तो उन्होंने 2 मेथड दिए हुए हैं। एक मेथड एक दोहे में दिया हुआ है, एक श्लोक में दिया हुआ है, और एक मेथड जिसको हम सारे अडॉप्ट किए हुए हैं, वो मेथड उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। दूसरा मेथड जो है वो बनारस वाले यूज करते हैं। उसमें सिंपल है कि आप अगर नवमांश निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दशमांश निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल मेथड है उसमें। बट कौन सा तरीका ठीक है? क्योंकि नवमांश तो दोनों में एक ही आता है, सब बहुत सारी चीजें एक नहीं आती उसमें। कौन सा सिस्टम ठीक है, इस पे उसकी जरूरत है, ताकि हमारे जब तक बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तब ज्योतिष भी ठीक नहीं होगा। पहले बेसिक्स के ऊपर एक रिसर्च करने की जरूरत है। फिर दशाएं जो हैं, पाराशर जी ने करीब 45 दशाओं का वर्णन किया है। हम जनरली विंशोत्तरी दशा यूज कर देते हैं, कुछ लोग योगिनी दशा यूज कर देते हैं, कुछ अष्टोत्तरी दशा यूज कर देते हैं, लेकिन 45 दशाओं का जिक्र किया है। कौन सी दशा, कुछ कंडीशनल है उसमें, कुछ अनकंडीशनल है, तो कौन सी दशा बेस्ट है? अब एक बात आ रही है कि ज्योतिष जब शुरू हुआ था तो हम देखें, भृगु संहिता का नाम आप सबने सुना होगा। जो दक्ष का यज्ञ हुआ था जिसमें उमा देवी जी, सती जी जो सती हो गई थी, उसमें वो ले लिया था, उस यज्ञ को कराया था भृगु जी ने। भृगु जी ने जितनी भी पॉसिबल कुंडली हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाया, वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। जिनके पास है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, महान है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसमें अगर किसी आदमी की कुंडली मिल जाए तो इवन भाइयों के नाम पता लग जाते हैं, सबके नाम पता लग जाते हैं। इतनी एक्यूरेट कुंडली उन्होंने बनाई थी। उसके बाद अगर हम देखें, पराशर साहब इसमें द्वापर युग में हुए, द्वापर युग के भी अंत में हुए। उन्होंने बृहद पाराशर होरा शास्त्र लिखी, बट जैमिनी जी ने भी उसी टाइम लिखी, जैमिनी सिस्टम लिखा उन्होंने। अब ये जो सिस्टम्स हैं ये डेवलप किए गए थे उस समय के परिप्रेक्ष्य के लिए। आज का परिप्रेक्ष्य क्या है? अब आप देखिए, एजुकेशन, पहले कर्म पे आते हैं, उस पे प्रोफेशन पे। पहले प्रोफेशन ये था कि जो फादर का प्रोफेशन है वही बेटे का प्रोफेशन। नॉर्थ इंडिया में 10th भाव से फादर को देखते हैं, साउथ इंडिया में 9th भाव से फादर को देखते हैं। सो 10th भाव से फादर को देखने का और कर्म प्रोफेशन का एक ही पर्पज था, फादर का प्रोफेशन बच्चा ले लेगा। आज की डेट में तो ये नहीं है। तो प्रोफेशन के ऊपर भी, और एक आदमी अपने लाइफ में कितने ही प्रोफेशन चेंज करता है। तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पुलिस में आ गया, अब मैं वकालत कर रहा हूँ, कितने प्रोफेशन चेंज हो गए, 3 हो गए। तो बहुत सारे, कोई आदमी बिजनेस सर्विस छोड़ के बिजनेस करने लगता है। तो दैट मीन्स वो हमें समझने की जरूरत है कि कब इसका धनयोग बन रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा धनयोग आ रहा है, कब इसका नहीं बन रहा है, कब राजयोग बन रहा है। और राजयोग भी डिपेंड करता है, जैसे पंच महापुरुष हो गए, वो बन गया, आप कहोगे बहुत बढ़िया हो गया, उसकी दशा ही नहीं आ रही। तो दशा सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? 10th हाउस का जो क्लासिफिकेशन है, स्टार्टअप कब करेंगे। अब सवाल तो आगे पूछते हैं कि भी मैं स्टार्टअप करूं, ठीक होगा नहीं होगा, मैं जॉब अभी चेंज करूं या नहीं करूं, क्या मेरा जॉब के साथ ट्रांसफर भी होगा, क्या मैं पार्टनरशिप करूं तो किसके साथ करूं, वाइफ के साथ करूं या नहीं करूं, बहन के साथ करूं या नहीं करूं, ये भी सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए हमें, ये पुरानी किताबों में नहीं है, बट ग्रहों में है ये चीजें, और इसलिए हमें इसकी स्टडी करने की जरूरत है। मेरा जो आज वो है कि मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं कि रिसर्च हमें करने की जरूरत है। मैरिज के ऊपर आ जाए, जनरली क्या होता है, 2 चीज देखते हैं, अष्टकुट मिलान और मंगल दोष।
अगर मंगल दोष की बात करूं तो कुछ लोग 5 भावों में मंगल दोष देखते हैं, कुछ 6 भावों में देखते हैं, कुछ सेकंड भाव में भी देखते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 6 भावों में मान लेता हूं। तो 50% लोग जो है मंगली हो गए लगन से, 50% मंगली हो गए चंद्रमा से, 50% मंगली हो गए शुक्र से। अगर इसको टोटल करें तो 87.5% जो हैं वो लोग किसी ना किसी से मंगली है। एक मेरे जर्नलिस्ट थे साथी, उसकी बहन की शादी जब पक्की हुई तो मंगल दोष बताया गया और उससे कहा कि भाई इसकी शादी कराओ पीपल के पेड़ से। वो बहुत डिस्टर्ब था। ही केम टू मी, कहने लगा मेरी तो बहन मर जाएगी, ये शादी पिताजी क्यों करा रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारी बहन जो है मंगली है और इसका मंगल लगन में बैठा है, गुस्सा ज्यादा है। बेसिकली इसके गुस्से को शांत करो। डिस्प्यूट, हस्बैंड की कुंडली बहुत अच्छी थी, मैंने कि वहां से नहीं आएगा, डिस्प्यूट ये खुद ही क्रिएट करेगी, थोड़े साल में जब ये मंगल की दशा खत्म हो जाएगी ठीक हो जाएगा। 3-4 साल डिस्प्यूट रहा, नाउ दे आर सेटल्ड वेरी वेल। अष्टकूट बिलान की बात करता हूं, हमारे जैसे सीनियर थे रहते थे जैन साहब, उनकी वाइफ ने भी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी की। उनके 8 पॉइंट मिलते थे और हमने कभी लड़ाई नहीं देखी उनके घर, आज तक नहीं देखी। मेरे पड़ोसी थे। रिलेवेंस क्या है इन चीजों की? ऑन दी कॉन्ट्रेरी मैंने देखा कि शादी के बाद दशा एडवर्स शुरू हो जाती है इमीडिएटली, उसका नुकसान होता है। इमीडिएटली शादी के बाद ऐसी दशा आ रही है तो वो भी देखने की जरूरत है। एक और मेरे कुलीग थे, आईएएस में थे, उनका अपनी वाइफ से डिस्प्यूट हुआ तो कुछ लोगों ने बता दिया, डेट भी बता दी, इस तारीख को डाइवोर्स हो जाएगा। So he came to me, हम बैठे थे, मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कि देखिए आपका भी बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, तुम्हारी वाइफ का भी बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, डाइवोर्स तो तुम्हारा होगा नहीं कितनी भी कोशिश की। तो फिर मैंने उसको सारी चीज समझाई, मैंने कि दशा भी ये चल रही है। एनीवे ही डिसाइडेड नॉट टू डाइवोर्स। आज की डेट में बड़ा खुश है, कहता आपने मेरी लाइफ बचा ली, मेरा परिवार बचा लिया। तो सवाल ये कि हमें किस तरह से डील करना चाहिए। डिजीज अनदर एरिया है। अब डिजीज उस समय कुछ और होती थी, कैंसर का नाम किसी ने सुना भी नहीं था उस समय। उस डिजीज को कैसे इंटरप्रेट करें? पहले आयुर्वेद के हिसाब से ये मैच करे गए थे, तीनों दोषों के हिसाब से मैच किए गए थे। फाउलर साहब जो बोल रहे थे, डेविड साहब, उन्होंने भी एक किताब लिखी है मेडिकल, उसके ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, बेस्ड ऑन जो कफ पित्त वायु है उसके ऊपर बेस करके लिखी हुई है उन्होंने। तो कौन सा सिस्टम फॉलो करें? मॉडर्न सिस्टम फॉलो करें, मॉडर्न सिस्टम फॉलो ना करें। लेकिन कई चीजें बड़ी सरप्राइजिंग होती हैं। एक हमारा जूनियर थे इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, उनकी वाइफ को यहाँ पर कुछ फोड़ा हुआ, एम्स में ले गए, डायग्नोज कैंसर, उसकी सर्जरी की डेट फिक्स कर दी। केएन राव जी के पास ले गए उन्हें, तो उन्होंने कहा केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, 7 दिन में खत्म हो जाएगी, कोशिश करो 7 दिन तक आपकी सर्जरी ना। वो हॉस्पिटल से कह के कि मैं तो जी वहां मंदिर में जाना है, मुझे वैष्णो देवी, मुझे आप जाने दो। डिस्चार्ज करा के वाइफ को ले गए, दोबारा एडमिट हुए 7 दिन के बाद, उनकी सर्जरी नहीं हुई, कैंसर भी गलत डायग्नोज हुआ था। तो एस्ट्रोलॉजी फायदा बहुत करती है, लेकिन उसको अगर ढंग से समझा जाए। सिमिलरली एजुकेशन टाइप, कौन सी एजुकेशन है, चेंज आ गया है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन से ग्रह किस तरह की एजुकेशन दे सकते हैं। एंड लास्ट में 12th हाउस के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं कि भाई 12th हाउस जो है हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल का है, बट आई हैव एनालाइज्ड 12th हाउस इज हाउस ऑफ आइसोलेशन। पुराने टाइम में देश निकाला होता था, आज की डेट में विदेश यात्रा हो जाती है। तो वी हैव टू इंटरप्रेट, जैसे 3rd हाउस है फॉर एग्जांपल, 3rd हाउस सहज भाव बोलते हैं उसको, दैट मीन्स व्हाट इज बॉर्न विद यू एट बर्थ, व्हाट इज योर इनहेरेंट टैलेंट। तो उस इनहेरेंट टैलेंट को भी समझने की जरूरत है, उससे भी आदमी कमाता है आज की डेट में, उससे भी प्रोफेशन होता है। और अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि हमें ज्योतिष में रिसर्च का सिस्टम करना चाहिए, जैसे हमारे
आदरणीय ऋषि जी ने शुरू किया है रिसर्च का, के.एन. राव जी ने शुरू किया है रिसर्च का, और लोगों ने भी शुरू किया, बहुत से यहाँ बैठे उन्होंने किया है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, इस पर रिसर्च करें और अपनी जो ज्योतिष इतना रिच विषय है, जो हर चीज के बारे में पोटेंशियलिटी बता सकता है बच्चे के बारे में, उसका सही सही उपयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल सिंह जी। आप लोगों को, आपने सबने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम तो सुना ही है। आजकल ईडी के आज के डायरेक्टर जो रिटायर हो रहे हैं, उनसे पहले कर्नल सिंह जी डायरेक्टर ईडी हुआ करते थे। ये इनका दूसरा परिचय है जो हमने अभी तक आपको नहीं दिया था। मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ नंदकिशोर पुरोहित जी को। आग्रह यह है, आप सबके पास कहने को बहुत कुछ है, हमारे पास समय कम है। पुरोहित जी 5 मिनट का समय है, लेट हो गए हम लोग। घड़ी मेरे सामने है। हाँ, घड़ी प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस के सामने घड़ी नहीं है, मेरे सामने घड़ी है। पहाड़ियों की और झीलों की नगरी राजा भोज की इस पावन पवित्र भूमि को मेरा प्रणाम। आज G20 एक जगह हो रहा है और आज यहां भी वही सेम डे आज यहां है। आज इतिहास बनने जा रहा है। ये तारीख जो चुनी है G20 की, वो हमारे ज्योतिषियों ने चुनी है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सी बातें हमने बहुत कुछ सुने हैं और सुनते रहते हैं, हर प्रोग्राम में जाकर के सुनते हैं, लेकिन सब कुछ वही दोबारा से रिपीट होता है या एक दूसरे की कॉपी पेस्ट होता है। आज मैं आप लोगों को बहुत सी नई बातें, क्योंकि G20 चल रहा है और मेरे भी यहाँ सामने लाइव हो रहा है और वो भी एक लाइव हो रहा है, वहां भी एक बहुत बड़े 20 देशों के लोग जुड़े हुए थे और यहाँ भी 20 राज्यों के लोग जुड़े हुए हमारे साथ। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे सामने वो इस ब्रह्मांड में भी है। तो मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पूर्व वक्ता जो बोल के गए उनको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। केवल मात्र मुझे तो 300 सेकंड दिए हैं, कुछ सेकंड भी चले गए हैं। मैं बताना चाहूंगा पहला कि विनोद जी गौतम के यहाँ प्रोग्राम के अंदर मुझे एक बहुत अच्छी चीज वहां मिली कि जब भी समय किसी का ज्यादा हो जाता तो एक घंटी बज जाती थी, और उस घंटी का ये कारण था, ये थोड़ा ऊपर करो ना यार, मैं थोड़ा लंबा हूं ना, कर दे बेटे कर दे, मैं ही कर रहा जी, कोई नहीं, अब तो देखो आ गए हैं तो आ गए। मैं कहना चाहूंगा आपको, हमारे बृहस्पति के बारे में बातें हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल सूर्य से लेकर के शनि तक की गणना ही होती है और बीच में आता है बृहस्पति। वो बीच में क्यों आ जाता है ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंदर सूर्य जो है वो अपनी धुरी पे चलता है और उसके सारे ग्रह जो है वो उसके चक्कर निकालते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, पहले बुध आता है सूर्य के बाद में, और उसके बाद में शुक्र आता है, और उसके बाद में हमारी पृथ्वी आती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर निकालता है, और उसके पृथ्वी के बाद में मंगल है, और मंगल के बाद में की स्थितियों के बारे में हम मंगल अमंगल करते रहते हैं। कोई कहता है मांगलिक है, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, उसको आगे की चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। यदि हम सूर्योदय से पहले उठ करके पूरब की तरफ शुक्र के तारे को अगर देख करके अपनी बातों को किसी को भी रख देते हैं तो पृथ्वी की बहन शुक्र कहलाती है। शुक्र का तारा आपको चमकता हुआ नजर आएगा। उस समय वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है, क्योंकि उस समय सूर्य नॉर्थ ईस्ट में होता है, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसकी सीढ़ियां हैं, जिस मकान की भी, वो मकान या प्लॉट लेडीज के नाम से होगा, और वो इस कारण से लेडीज के नाम से होता है कि शुक्र के अंदर सूर्य होता है। वहां सूर्य प्रत्यक्ष रूप से, हम अगर देखें, अभी एक मैं उनको आदरपूर्वक कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि ज्योतिष बदलती है। ज्योतिष कभी नहीं बदलती। मेरे परिवार के पास भृगु संहिता है, जो कह दिया वो कह दिया जाता है, कह दिया नहीं जाता। आप लिखे हुए चीजों को पढ़ते हैं। भृगु संहिता के अंदर टाइम की कैलकुलेशन है। समय बड़ा बलवान है, हमने सुना है, जाना है और समझा है। अपने जीवन के अंदर समय रिपीटेशन करता है, साइकिलिंग करता है। हमने ये नहीं देखा कि ग्रह कहां से कहां तक जाने की स्थिति रखता है। मैं बताना चाहूंगा, हम केवल सूर्य से लेकर के मंगल तक की गणना करते हैं।
मंगल के बाद में क्या आता है ये मैं आज आपको बताना चाहूंगा। शायद आप लोगों को पता है पहले से, क्योंकि सब लोग जानकार हैं। अज्ञानी तो एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान लेने से नहीं देने से बढ़ता है। उसके बाद में जो ग्रह घूर्णन करते हैं हमारे सूर्य से लेकर के मंगल तक के अंदर, उनके जो एस्ट्रॉइड के टुकड़े हैं वो स्थान आता है। तो मंगल 45 दिनों के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि के अंदर 12 से 13 महीने के अंदर परिवर्तन करता है। तो मंगल अपनी मैग्नेट को ज्यादा नहीं खींच पाता है, 45 दिनों तक ही खींचता है, और वो एस्ट्रॉइड आगे बृहस्पति की ओर चला जाता है। इसी कारण से व्यक्ति का मांगलिक होना और नॉन मांगलिक होना कहलाता है। ये सही कहा कि 90% लोग जो हैं या 83% लोग जो है मांगलिक होते हैं। मैं इन सभी चीजों से दूर हटके आपको नई बातें बताना चाहूंगा। जो हमारे भाभी जी ने कहा कि बृहस्पति अतिकर्मी होगा, मैं कह रहा हूं सारी गति हमारे यहां लिखी रहती है पंचांगों के अंदर। 100 साल के पंचांग नहीं, 1000 साल के हमारे पंचांग बने हुए हैं। हम 1 साल का पंचांग भी पढ़ने से दूरी करते हैं। वर्तमान की भी अगले महीनों की जो है वो दूरी करते हैं, क्योंकि पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, बताने का समय है सबके पास में। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो बताया गया अभी कि बृहस्पति के अतिकर्मी के कारण से सारे पंचांगों के अंदर पहले से लिखा हुआ था कि बृहस्पति अतिकर्मी होगा और शनि वक्री होगा। उस समय महाकुंभ नहीं होगा, हरिद्वार का कुंभ नहीं होगा। तो हरिद्वार का जब कुंभ नहीं होगा तो महामारी फैलेगी। प्लूटो के कारण से महामारी आपके यहां आई, और वो 123 सालों के बाद में ये रिपीटेशन होती है। प्लूटो का 249 साल का एक सर्किल होता है। अब आपके वैज्ञानिकों ने कह दिया प्लूटो है नहीं, क्योंकि आके चला गया। 2000 जो कोरोना आया था उसके बाद में घड़ी मेरे सामने है, मैं जरूर थोड़ी सी बात को पूरी करके इकोनॉमिकल जो सब्जेक्ट रखा उसको करके आपकी समाप्त करूंगा, क्योंकि घड़ी में देख चुका हूं वो घंटी उसकी भी बच चुकी है मोबाइल की। मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपको, कि भामी जी ने जो कहा कि 2025 के अंदर जो है बृहस्पति अतिकर्मी फिर से होगा, तो उस समय दुनिया क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। उस समय दुनिया होगी आपकी क्वांटम सिस्टम के ऊपर आधारित। आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस समय बाइट सिस्टम पे वर्क करते हैं, और 2025 के अंदर क्वांटम सिस्टम से वर्क करेंगे सारा टोटली। दुनिया पूरी क्वांटम सिस्टम पे आएगी। हाइड्रोजन पेट्रोलियम के रूप के अंदर इस्तेमाल होगा। आपके जितनी भी आज वहां पे G20 के अंदर चर्चाएं हो रही है, वो आपके यहाँ ज्योतिष में भी हो रही है। सेम है, आप उठा के देखेंगे उन गणनाओं को, तो वो भी आज गणनाएं यहाँ पर हैं। एनर्जी के अंदर बदलाव होगा। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन, पेट्रोल, डीजल्स के संबंधित समस्त वाहन बंद हो जाएंगे। उसकी आप रूपरेखा देख चुके हैं। भारत की सारी सड़कें परिवर्तनशील हो गई है। आने वाला कल आज निर्धारित होता है, तभी वो कल का निर्माण करता है। कल से आज निकला और आज से कल निकलेगा। इकोनॉमिकल स्थितियों के तब बृहस्पति अतिकर्मी की ओर बढ़ेगा। तब अतिक्रमण के कारण से क्या होगा, आपका जम्बूद्वीप जो है उसके रेखांश और अक्षांशों के ऊपर जो है ग्रह अपनी पूर्णतया प्रभावशालीता रखेगा। जम्बूद्वीप का मतलब है केवल भारत नहीं है उसके अंदर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, सारी कई कंट्रियां हैं, जो लगभग 18 देश तो उसके अंदर आए हैं आज के अनुसार। तो शास्त्रों के अंदर जो है वो जम्बूद्वीप का उल्लेख है। जो अभी मेरे से पूर्व ने कहा कि 20 किलोमीटर ऊपर जाकर के सारे देश एक हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो वहां भी यही शास्त्रों में यही चीज ली गई है कि ब्रह्मांड जो है उसकी गणनाएं हैं। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिकल स्थिति के अंदर भारत सर्वोत्तम स्थिति के अंदर होगा। 1906 के अंदर पेपर करेंसी स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई। उस समय के ग्रहों को देख लें। अब पेपर करेंसी कब बंद होगी वो भी आप देख लें। आपकी यूपीआई सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। उस वजह से भारत का रुपए जो है वो काफी स्ट्रांग होगा। पहले, आज, अभी तक भी, इस समय वर्तमान समय तक भी करेंसी को छापने के लिए पैसे के बदले में गोल्ड रखना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में आपको गोल्ड नहीं रखना पड़ेगा। आप डिजिटल करेंसी के अंदर अपना आज भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पूरा हो जाएगा। जिस व्यक्ति के पास 1 का नोट है, मैंने विनोद जी के प्रोग्राम में भी बताया था कि 1 का नोट जिसके पास होगा वो व्यक्ति 1 करोड़ का मालिक होगा। 1 का नोट भारत सरकार बनाती है, नोट फॉर रिजर्व बैंक दूसरे नोट बनाती है।
2018 के अंदर 2000 का नोट और आपका 1 रुपए का नोट बंद कर दिया गया टोटली। यदि किसी के पास पड़ा है तो अपने पास बचा के रखें, वो कम से कम एक रुपए जो होगा। बहुत सी बातें हमारी कहने के लिए हैं, बहुत सी करने के लिए हैं, आप लोगों तो घड़ी नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा विनोद जी की एक विधा को मैंने वहां तक पहुंचाया है जहां उसको पहुंचना चाहिए। संसद के अंदर बड़े झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां अब अगले जब भी सत्र शुरू होगा संसद का नेक्स्ट ईयर्स का, उस समय घंटी जो है वो अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। वो घंटी बजेगी वहां पे और वो घंटी होगी, देखिए अभी भी बज गई ना घंटी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्रीय संस्कृत विद्यालय और एस्ट्रोवर्थ और जीवन वैभव, नाम भी देखो कितने अच्छे रखे हैं, जहां संस्कृत है। आपका इसरो जो पासवर्ड बनाता है वो संस्कृत में बनाता है, क्योंकि संस्कृत कभी बदलती नहीं है, ना आज तक बदली है ना बदलेगी। आपके बच्चे जितने भी ITI कर रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो बिना संस्कृत के नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आज 8 और 9 और 10 को आपके यहाँ भोपाल में है और दिल्ली में भी G20 है, और देखिए एक जगह और भी कहीं हो रहा होगा। ये निश्चित रूप से, क्योंकि 3 का आंकड़ा, यदि आपको सफल होना है तो 3 का पहाड़ा, मेरे बाबा जी कहते थे, बोले ज्योतिषी बनना है तो 3 का पहाड़ा कम से कम 100 बार जप लो, और उसके बाद में आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भोपाल की पावन नगरी ने मुझे 1 महीने बाद में तुरंत बुला लिया। इससे बड़ी मैं बड़ा चाहना लेकर के आया था, यहाँ पहली बार आया था, और आज उसने फिर से बुलाया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, और एक को मिलकर के 2 हो गए हैं। मैं आग्रह करूंगा आचार्य जगदीश जी से, उपाध्याय जी कृपया आए और अपने विचार आगे। एक शब्द में अभिवादन के तौर पर सदैव, इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, मैं मेरे कई साथी रहते सम्मानित, शायद मेरे जीवन का पहला मंच था। मैं उसके कुछ शब्दों को याद करना चाहता हूं जो आज के सत्र के विषय से जुड़े। सौभाग्य अब मैं दर्शक था, आज मैं साथ बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। निश्चित ही लोग कहते हैं कि संतों के तरस परस और स्पर्श से आपका जीवन परिवर्तन। जो शब्द में कि आकाश गंगा में कोई भी तारा छोटा और बड़ा नहीं होता। हम जिसको जितने करीब से देखते हैं वो हमको उतना बड़ा नजर आता है, और हम जिसको जितने दूर से देखते हैं वो हमको उतना छोटा नजर आता है। हम सभी इस ज्योतिष की आकाश गंगा के तारे हैं। कोई भी कितना बड़ा हो सकता है इसका अनुमान हम यहां से या वहां से नहीं लगा सकते, इसलिए समस्त तारामंडल को प्रणाम। और बात मैं विषय पर ही कर रहा हूं, क्योंकि आज इस सत्र का जो विषय दिया गया था, मूलतः हम विषय से भटक जाए वो अलग बात है, वो ये था कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों पर वैश्वीकरण और ज्योतिष के क्या संबंध है, क्या प्रभाव है। अब मैं मूल विषय पर आता हूं, इसलिए मैंने तारामंडल से ही शुरू किया है। हम बहुत सीमित तो हो गए ज्योतिष में। आदरणीय अजय भांबी जी ने अभी बोला था कि हम दृश्य को जानते ही नहीं, हम किताबी कीड़े बन चुके हैं। हम पढ़ते हैं बस, इस किताब में ये पढ़ा, इस किताब में ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा। आपने देखा क्या? आपका वर्ड बहुत प्रभावित किया। 98 में खगोल पर घनश्याम जी बोले थे, आदरणीय, याद होगा आपको। और वो मेरा पहला सम्मेलन था, उसमें मुझे 1.5 मिनट समय मिला था, जिसमें मैं इष्ट पर बोला था, खगोल पर। उस दिन मेरे दिमाग पर
मेरी स्मृति पर एक चिन्ह अंकित हुआ, खगोल है क्या। और इस सत्र का जो विषय है, जो हमारा मौसमी परिवर्तन होता है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हमारी सिर्फ 12 ग्रह और 9 ग्रहों से 12 भाव और 9 ग्रहों की बनी हुई कुंडली से हम निर्धारित नहीं कर सकते। ज्योतिष, खगोल और भूगोल दोनों के आपसी संबंधों से बना है। मूल विषय पर आते हैं। जिस तरह अंडाकार सौर मंडल के सारे ग्रह और ये पृथ्वी राउंड दे रही है, सर्किल बना रही है, इसी तरह हमारी निहारिका के अंडाकार राउंड में, जैसे पानी का भंवर देखा होगा आप लोगों ने, उसमें फूलों की पंखुड़ियां डाल दी जाएं तो सने सने वो क्लोज होती है और सेंटर की ओर एकत्रित होने लगती है। यही प्रक्रिया हमारे ब्रह्मांड में चल रही है, यही आकाशगंगा में चल रही है। 12 भाव पे मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं सारे विषय पे बोल चुका हूं, 387 सम्मेलन अटेंड कर चुका हूं। जानते हैं लोग, मेरे साथी बहुत बैठे हैं, पुरोहित जी जानते हैं, 100-200 सम्मेलनों में कभी नहीं चुका। मैं ज्योतिष की कुंडली की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एटमॉस्फियर परिवर्तन पर बात करता हूं, जहां हम देखना ही नहीं चाहते। जब अंडाकार सर्किल में वो राउंडिंग करते हैं तो सारे ही ग्रह और तारे उस आकाश गंगा में भी एक सर्किल बनाते हैं। अंडाकार सर्किल में एक राउंड आता है जब हम पास जाते हैं, ये केंद्र है। आकाश गंगा की जो चौड़ाई है वो 10,000 प्रकाश वर्ष है, और जो उसकी लेंथ है वो करीब 40,000 प्रकाश वर्ष के करीब। परफेक्ट नहीं है, उसका आकलन नहीं है मेरे पास, लेकिन लगभग 40,000 प्रकाश वर्ष के करीब। जब हम सेंटर की ओर आता है, सौर मंडल पूरा आता है, तो हम क्लोज होते हैं। हम मतलब सारा ग्रह मंडल, पूरा सौर मंडल कई हजार वर्षों में होता है। जैसे अभी बात चली थी महाभारत काल से, युग परिवर्तन, तो जो 4 पॉइंट हैं उस अंडाकार के, एक जो दूरियों पर है, तो बीच में है, इसलिए हमारे युगों का टाइमिंग अलग है, यहां युग परिवर्तन होता है। तो इस क्लोजिंग में, और दूसरा हमारे सौर मंडल पे बम्बारमेंट होते हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं, प्रति ईयर होते हैं, लेकिन प्रत्येक 9 वर्ष में वो बम्बारमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, और उसका पृथ्वी के टेम्परेचर पर, उसके आकलन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। निश्चित वहां जब बम्बारमेंट ज्यादा होता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का। कई बार एक नई चीज मिली थी, BC, हमारे 60 सन है, BC शब्द आया, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और शंकर जी की BC, ज्योतिष की गणनाओं में 20-20 वर्ष में 60 वर्ष को जो डिवाइड किया, तो जो शिव की BC आती है, ये संहारक होती है, या निश्चित ही संहार के सिस्टम को प्रकृति चुनती है। युद्ध होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, और कई सदियों के मैंने अध्ययन किए कोरोना में, तो प्रत्येक की सदी के 2014 से लेकर 2023 के बीच में जो हमारे बीच हुआ, वो हर सदी के 14 से 23 के बीच में एक नई बड़ी महामारी का समय पृथ्वी पर आता रहा है। प्रत्येक सदी में क्यों आता है? लगभग 108 वर्ष हमारे उस सर्किल के परिवर्तन में आते हैं जो सौर मंडल भी कर रहा है। इसकी गणना बहुत लंबी है, घंटी बज चुकी है, विषय बहुत बड़ा है, तो हम इस पर चिंतन करें। हम खगोल को जब देखेंगे तो हम पर्यावरण की बहुत अच्छे से भविष्यवाणी ज्योतिष के साथ मैच करके कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जी कृपया आए। मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब बहुत ज्ञानी हैं और बहुत अनुभवी हैं, विषय पे
जय ज्योतिष। और प्रथम अधिवेशन है, और भोपाल तो मैं वैसे विनोद जी गौतम ने मेरे को पहली बार भोपाल बुलाया था, और ये सेकंड टाइम है कि उनके वैसे विद्वान खूब है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक छोटी सी एक चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, उसी के बारे में बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, बस उतना ही कि ये एक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, वो है देवदूत संख्या। आप लगभग यहाँ पे काफ़ी लोग जानते होंगे देवदूत संख्या, जैसे 4-1 और 4x4 देखना, 4x8 देखना, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा मैं इसके बारे में विस्तार रूप से बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अवगत हैं कि आप में से बहुत शोध कर रहे हैं और आपको ज़्यादा समय चाहिए बात करने का। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम हर माह में एक ऐसा काम करें जहां आप आधे घंटे से ज़्यादा समय बोल सके। नहीं होगा तो आजकल वेबिनार का ज़माना है, वही हम जुड़ जाएंगे। मैं आचार्य रजनी जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया अपनी बात करें। सबसे पहले तो मैं उन सभी आगंतुकों का और जो मेरे जानने वाले उन सभी का अभिनंदन करती हूँ कि वो एक बार कहने से एक दिन की टिकट में ही आ गए। आप सबका धन्यवाद पधारने के लिए। उसके बाद मैं एक ये कहना चाहूँगी कि हम मूल सब्जेक्ट से हट करके ना बोलें प्रत्येक सत्र में। अब हमारा जो आज का प्रथम सत्र है, इसमें जो रखा गया था सब्जेक्ट हमने विषय रखा गया था कि वैश्विक परिवर्तन। तो वैश्विक परिवर्तन में एक ही बात आती है, वो है आर्थिक, कैसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो या देश विदेश से हमारे संबंध बनते हैं, है ना। तो उसी विषय पे हमें बोलना चाहिए था, लेकिन काफ़ी विद्वान लोग बैठे हैं तो मैं तो इतना नहीं है। मैं अध्यात्म में इसका कैसा परिवर्तन आया है वैश्विक परिवर्तन के कारण प्रकृति में, उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। और एक छोटा सा श्लोक के साथ में कि प्रयोजनम तु जगतः शुभाशुभ निरूपणम, अर्थात प्राणियों पर पूर्व जन्म के शुभाशुभ कृत जन्म जो होते हैं, उनके कारण ग्रहों का उसके काल में, उसकी दशा में, महादशा में हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये है कि हम जो से बताते हैं कि दशाएं महादशाएं आई तो कुछ रत्न पहना दिए जाते हैं, कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे अनुष्ठान पूजा जब संपन्न करवा दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हम कर्म कौन सा करके आए हैं और अभी हम कर्म कौन सा कर रहे हैं, इसके आधार पे हमको फल मिलता है। कृष्ण ने भी यही कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दूसरी चीज ये है कि हमारे वैश्विक जो परिवर्तन है वो आर्थिक, इसके कारण वैश्विक आर्थिक के कारण सारी समस्याओं का जन्म होता है। हम लोग आर्थिक जब रूप से जुड़े देश विदेशों से परिवर्तन हुए, भाई देखिए हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और विदेशों की भौगोलिक, पश्चिम देशों की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है ना। वहाँ का जो सूर्यकालीन समय है वो यहाँ से कभी किसी का 12 घंटा है, किसी का 10 घंटा, किसी का आधा घंटा है, लेकिन हम लोग वहाँ से जुड़ गए। अब हम जुड़ गए तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या हम उसमें बढ़ने के लिए एक रेस लग गई, होड़ लग गई, दौड़ लग गई। उस दौड़ में हम अपनी परंपराओं को, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को और अपनी जो संस्कृति उसको भूलते चले गए। सबसे पहले तो हम किस चीज को भूले, जैसे गर्भधान संस्कार है, 16 संस्कार जो हमारे गर्भधान, पुंसवन, केशांत, इन संस्कारों को छोड़ दिया। भौगोलिक स्थिति जैसे हमारे गृह निर्माण है, वास्तु है, या ग्रह प्रवेश की जो स्थिति उस समय बनती थी, नक्षत्र देख करके हम जन्म निर्धारित करते थे, या गर्भधान संस्कार भी नक्षत्रों देख करके, शुभ शुभ मुहूर्त देख करके हम करते थे। लेकिन आज के समय में उस चीज को भूल गए, क्योंकि हमारी तो दौड़ लग गई ना वैश्विक स्तर पे कि उस देश के साथ हमारा संबंध बन जाए और हमारी स्थिति और अच्छी होती चली जाए, हम उत्तरोत्तर तरक्की करते चले जाएं। ऐसा तो निरंतर रूप से आर्थिक रूप से बढ़ने के लिए हमारी इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई आगे कि हम अपना जीवन जीने का तरीका ही भूल गए, सलीका ही भूल गए। जीवन जीने का सलीका तो पंछियों से सीखना चाहिए। भोर में 4 बजे उठ करके वो चहचहाने लग जाते हैं और अपने दाने के लिए दौड़ने लग जाते हैं।
आज के समय में वैश्विक स्तर पे पश्चिम देशों से संपर्क होने के कारण हम लोग 4 बजे रात को तो सोते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी का जो एक लेवल था वो खत्म हो गया। उससे ही सारी जो हमारी मानसिक सुकून था, मानसिक शांति थी, वो छिनती चली गई और हम लोग पश्चिम देशों से होड़ करने लगे कि हमें ही करना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि आप होड़ मत करो, आगे मत बढ़ो। हमने कुछ अच्छी चीज़ों को अपनाया है, लैंग्वेज अच्छी बात है अपनाएं, लेकिन हम अपनी जो मूल संस्कृति है उसको छोड़ बैठे हैं, हमारे जो संस्कार है उसको छोड़ बैठे हैं। अब समय की छोटी सी प्याली में ज्ञान का भंडार नहीं भरा जा सकता और क्योंकि भूख प्यास का समय हो रहा है, सभी लोगों को जाना है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारे जो मूल सब्जेक्ट है वो आज का था, उस पर पूरा का पूरा एक जितना सब्जेक्ट पिछले रखे गए हैं उन सबको भी हम शामिलित कर सकते हैं, लेकिन हम उसको शामिल ना करके दूसरे चीज़ों पे बात कर रहे थे। अभी मैं एक चीज और छोटी सी बोलना चाहूँगी, वो ये है कि हमारे जो वक्ता हैं, पुराने लोगों के लोग थे, सॉरी ज्योतिष थे, वो अपने भृगु संहिता या पाराशर संहिता या इसी पे बोलते थे। अब ये कहा गया है कि बहुत परिवर्तन आया है, किसी ने कहा कि परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आया हमारी विचारधारा में, और विचारधारा में परिवर्तन आया तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी, अलग अलग चीजें शुरू कर दी। इससे क्या हुआ ना, अलग अलग एक सब्जेक्ट का, विषय का होने लगे। जैसे रमल ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, ये बाद के सब्जेक्ट है, सारे के सारे ये बाद में आए। सबसे मेल तो जो था वो भृगु संहिता से लिया गया था और उस पर हम चल रहे थे। आर्थिक स्थिति से ही सारी चीजें निर्धारित होती थी और हम जुड़ते चले गए इन चीजों से। तो हमारा समय की छोटी सी प्याली में, तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। धन्यवाद रजनी जी। सत्र में हमारे पास आदरणीय बघेल जी, महोदय जी सभी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा ये मेरी कर्म भूमि रही है और कर्म भूमि में सभी लोग आए हुए हैं, इसलिए सभी को प्रणाम करता हूँ। एक महिला को छोड़ करके, क्योंकि वो हमारी की चाबी ठीक रखती है, वो भी मेरे साथ आई। अभी जो विषय का प्रारंभ हुआ था उसमें 2-3 चीज मुद्दों पर मैं भी बात करूं। मेरे परम प्रिय राजा कहते हैं पिछले 50 वर्षों से क्योंकि ज्योतिष में इतना खूबसूरत लड़का कोई नहीं था। आज भी नहीं है ना। तो उन्होंने जो कुछ कहा उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं और माननीय उच्च अधिकारी जी ने जो कुछ कहा उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा। अर्थचारी जब ग्रह होता है तो बलशाली होता है और उसका प्रभाव 2018 से दिखाई देने लगा है। 2018 में फैमिली कोर्ट एक जिले में मुश्किल से एक हुआ करती थी। आज फैमिली कोर्ट सबसे ज्यादा हो रही है। आप 34, 36, 35 गुण मिला रहे हैं। प्रेम विवाह हो रहा है, 3 महीने के बाद तलाक हो रहा, मारपीट हो रही, हत्या हो रही। तो आपका जो विषय था कि कहां भूल हो रही है, क्या कारण है? आप गुण मिलावट की बात करते हैं,
34, 35 और 36 गुण के बाद में 1.5 महीना 2 महीने के बाद में तलाक। कहीं न कहीं आपको अध्ययन करना, और ऐसा नहीं, हमारी पीढ़ी ने बहुत चुनौतीपूर्ण भविष्यवाणियां की। मुझे स्मरण है, जनता पार्टी की सरकार थी तो मीडिया, प्रिंट मीडिया हुआ करता था। उन्होंने कहा कि साहब मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता हूं, कुछ आप ऐसा बताइए जो ज्योतिष के पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका, जो आप लोग चला रहे अभियान। हमारे साथ में डॉक्टर नारायण श्रीमाली, बीवी रमन, सभी लोग थे। तो मैंने कैलकुलेट किया कि जनता पार्टी का जो जन्म हुआ उसकी कुंडली क्या कहती है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कुंडली क्या कहती है। उसमें भविष्यवाणी की 26 जून 1978 को तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह इस्तीफा देंगे। इस तरह की भविष्यवाणी उससे पहले कभी नहीं हुई तारीख के साथ। चौधरी साहब ने मुझे बुलवाया कि आपने कैसे कह दिया कि मैं इस्तीफा दूं। ज्योतिष वर्सेस पूरी देश की राजनीति एक तरफ थी, ज्योतिष वर्ग एक था। बोले मैं कभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा। 1978 को आ जाने दीजिए, और अगर आपने इस्तीफा नहीं तो मैं ज्योतिष फिर से सीखूंगा। अभी भी विद्यार्थी हूं, मुझे सीखने में कोई दिक्कत नहीं। 26 जून 1978 को चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दिया। ये ज्योतिष की पहली मील का पत्थर साबित हुआ, और उसके बाद में जो हमने ज्योतिष सम्मेलन यहाँ किया था 1978 में, वो भी बैठे हुए हैं, उस समय बच्चे थे। अभी हमारे पास जी ने कहा कि कभी हम श्रोता थे, आज भी मैं उनका श्रोता। कभी अगर वो हमारे श्रोता, तो मंच पर ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के आए। एक छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला थी, वो कौन सी विद्या जानती थी ज्योतिष की मैं नहीं जानता, लेकिन आपने क्या खाया है, आपके जेब में क्या पैसे हैं, वो बता देती थी, और कै बजे आप अपने बस उतारे, और आज तक आपने क्या अच्छा कर लिया। उसको भी मंच में 78 में लेकर के आया। मैंने उनसे कहा देवी, जैसे हमारे हेमचंद जी ने कहा कि अगर सब कुछ नहीं बताओगे तो अगले जन्म में बहुत कुछ भयावह देखना पड़ेगा। तो मैंने उनसे अनुरोध किया, और पंचाल जी और हम दोनों लोग उनके पास लगातार 2-3 महीने तक जाते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ सिखाया नहीं। अब पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। तो आपको जहां मिले, कुछ मिले, उस सीखने की अगर ललक है उसका उत्तर मिलेगा, जहां प्रश्न है उसका उत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न है तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि इतनी कोर्टें बनती चली गई, लगातार सबसे ज्यादा आज मुकदमे जो है फैमिली कोर्ट के, मर्डर के मुकदमे कम है, फैमिली कोर्ट के मुकदमे ज्यादा, तलाक के मामले ज्यादा है। क्या कारण है? जब दोनों की कुंडली, दोनों परिवार की कुंडली मिला करके आप शादी करा रहे हैं, फिर भी तलाक हो रहा। हमारे माननीय सुबह राज्यपाल जी ने कहा कि युवाओं का रुचि ज्योतिष की तरफ कम है। आज मेरा, जहां तक मैं सोचता हूं, देश और विदेश में जो कुछ भी मुझे देखने को मिलता है,
आज युवा का सबसे ज्यादा अगर कहीं ध्यान जा रहा है, सब कुछ जिज्ञासा हो रही है, तो ज्योतिष के प्रति सबसे ज्यादा युवा जो है ज्योतिष सीखना चाहता। अभी कानपुर विश्वविद्यालय में हमने ज्योतिष की कोर्स शुरू कराए और ये सोचा था 150 बच्चे आएंगे। फार्म ही 300 छपे और 300 पहले दिन फार्म बिक गए। तो ज्योतिष की, ये युवाओं की ज्योतिष के प्रति लगाव है। यहां भी मैं उन तमाम सारे युवाओं को आह्वान करता हूं, वो 10 भविष्यवाणियां हेमचंद पांडे जी को लिख करके दे दे 1 साल में, और शुक्ला जी को कापी दे दें, और दोनों में से जिनकी 9 भविष्यवाणियां सही होंगी उनको मैं 50,000 रुपए का पुरस्कार इसी मंच से दूंगा। हम रहें न रहें, लेकिन उसको पुरस्कार मिलेगा। अब विषय था कि आज तलाक क्यों हो रहे ज्यादा। आ जाइए दूल्हे राजा पर। उन्होंने कहा कि अत्याचारी बृहस्पति, तो बृहस्पति किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता? आपको, आपके परिवार को। महाभारत में सबसे ज्यादा 5206 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, और उस समय अत्याचारी बृहस्पति ने जो कुछ किया, तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ? महिलाएं। महिलाओं के दाम्पत्य जीवन टूटे, उनके पतियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन दाम्पत्य जीवन तो टूटे। विज्ञान चरम उत्कर्ष पर था। आज भी आगे तक विज्ञान चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन विज्ञान विनाश की ओर भी ले जाएगा। अभी एक बात हमारे उपाध्याय जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही, कि प्रकृति जो है निर्माण के साथ ध्वंस की तिथि तय कर देती। जैसे ही निर्माण प्रारंभ होता, जिस दिन आपका निर्माण हुआ उसी दिन आपके विध्वंस की तिथि तय हो गई। जब हमें निश्चित रूप से अभी जानते हैं, तो हम सस्ती लोकप्रियता के पीछे क्यों भागते हैं? ये फलानी चीज ले लीजिए तो अच्छा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा। अब जब आप आज के परिवेश में किसी दिन भी राहु के साथ शुक्र है और राहु के साथ अगर बृहस्पति है और उस नमांश में आपका विवाह हुआ है, एक भी कुंडली ऐसी नहीं मिलेगी जाकर जिसके अंदर कलह न हो या तलाक न हो, एक भी सिंगल कुंडली नहीं मिलेगी। आप उनका अध्ययन तो करिए। अच्छा नहीं लगता बुढ़ापा में लंपट योग कहने पर। ये आज जो लंपट योग का प्रभाव है कुंडली में अगर है, तो आपको 34, 35, 36 जो भी गुण मिल रहे हैं, तो जरूर देख लीजिए कि जिस दिन विवाह हो रहा उस दिन तो कम से कम लंपट योग न हो। दोनों में से कौन क्या करेगा, ये दोनों परिवार होते हैं। और वकील नहीं मुकदमा जीत जाएंगे, हो जाएंगे। वकील साहब खुद जानते होंगे कितनी कोर्टें, फैमिली कोर्ट बढ़ रही हैं, ये हमसे ज्यादा बेहतर वो जानते होंगे। दूसरी बात, आज जब बहुत सारी तेजी से प्रगति हो रही है, तो हमें एक एक चीज के लिए शोध पर भी ध्यान करना चाहिए। शोध के ऊपर हमें व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे शुक्ला जी, पांडे जी, ये लोग सब लोग अभी कम से कम 25-30 साल तक सेवा करने की स्थिति में, तो इन लोगों को आगे बढ़कर के मैं आने की स्थिति पे नहीं था। तो 82 साल का होगा, हमारे परम मित्र बैठे हैं मोहन भाई जी, वो भी 82 साल के। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों से ज्यादा कोई बूढ़ा हो, लेकिन ये आवश्यकता है कि ज्योतिष के लिए हेमचंद जी ने कहा कि नहीं, आपने 1978 में यहाँ ज्योतिष सम्मेलन किया था, आज फिर हो रहा, बीच बीच पे भी होते रहे, आपको आना नितांत आवश्यक है।
तो मैं बाई रोड आया, 12 घंटे मैंने कैसे काटे हैं, वो ज्योतिष को समर्पित है। और मेरे जिंदगी की अंतिम इच्छा भी यही है कि मैं कुंडली देखते ही न मुझे कृष्ण चाहिए न मुझे राम चाहिए, मैं कुंडली देखते ही देखते देखते अपने जीवन का अंत करना चाहता हूं और अगले जन्म में भी जोशी बनना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे अवसर आते हैं राजनेताओं के, तमाम सारे, कि आप ऐसा कर लीजिए। जोशी हूं, जोशी रहना चाहता, उसके अलावा कोई पहचान नहीं, उसी ने पहचान पूरी दुनिया में दी। तो बृहस्पति का अतिचारी निश्चित रूप से सभी को सभी तरह से प्रभावित करेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, दुनिया का स्वरूप बदलेगा। जब मैं यहाँ ज्योतिष के लिए होटल पैगोडा हुआ करता था, उसमें रुकता था, मेरे शिष्यों में बूढ़े बैठे हैं, मेरे ख्याल से 50 साल पहले से तो हमारे साथ रहे हैं, दत्तात्रेय जी और काफी स्थापित है। तो उस समय का भोपाल और आज का जब मैं कल आया तो संभवतः मैं यहां तक पहुंच नहीं पाता, इतना ज्यादा परिवर्तित हो गया है। ऐसी दुनिया अगले 8 साल में आप परिवर्तित करेंगे, आपका बृहस्पति परिवर्तित करेगा। आप केवल और केवल लोभ और भय से बचेंगे। लोभ और भय जब आपके अंदर आएगा तो आप सत्य से परे होंगे, क्योंकि ज्योतिष बार बार कहता है, ज्योतिष अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। जब व्यक्ति में आध्यात्मिक बल और वैज्ञानिक दृष्टि होती है तो सत्य के नजदीक होता। आप सबको ईश्वर सत्य प्रमाण प्रदान करे और हर जोशी वरहा में धन्यवाद, आभार आदरणीय पद्मेश जी। भोजन का समय हो चुका है, मैं लेकिन आग्रह करूंगा कि हमारे रोहित जी और कर्नल जी साहब ले रहे हैं, सम्मान करेंगे। बहुत भाई इसका थोड़ा वचन है इसके बाद आदरणीय कर्नल सिंह सर बहुत व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला, भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष पढ़ा रहे हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भले ही थोड़ा समय मिला लेकिन सर ने हमको समय दिया। थैंक यू सो मच सर। अभी हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुना। बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और इतने विद्वान हमारे बीच में हैं कि हमें अभी अगले 2 दिन तक भी सुनना है। लेकिन एक शिकायत है कि आप लोगों की तालियों में थोड़ा सा गर्मी नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी बेटर है लेकिन अभी भी कमी है, और ये कमी मैं समझ रही हूँ, भूख का समय है, भूख लगी है सबको। तो पहले हम वरिष्ठ जनों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ सदस्य कृपया भोजन करें, और बाकी सदस्यों से भी मेरी प्रार्थना है कि भोजन के बाद आपकी तालियों में गर्मी अच्छी तरह से आना चाहिए। हम लोग 2:30 बजे अगला सत्र प्रारंभ करेंगे, तो कृपया भोजन लेकर जल्दी ही यहाँ पर सभागार में उपस्थित हों।
महत्वपूर्ण दिन था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन जहाँ सभी बहुत प्रबुद्ध ज्योतिषी ज्ञानी हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इतने दूर दूर से बहुत विद्वान हमारे बीच में आए हुए हैं। तो हम कोशिश करें कि हमारा ज्ञान तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम दूसरों से सीख सकें। जो हमारे अनुभवी विद्वान हैं, जो 40-50 साल से और उससे भी ज़्यादा समय से ज्योतिष के प्रति समर्पित हैं और उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो हम कोशिश करें कि यहाँ जितना ज़्यादा हो सके उनका ज्ञान लें, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है जितना हम जानते हैं। तो बाकी के जो भी वक्ता जन है, कृपया समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात केवल 5 मिनट में खत्म करेंगे। कोशिश करें घंटी ना बजाने की। और जो मुख्य वक्ता और जो शेयर करेंगे सत्र को, उनको 15 मिनट का समय है। तो मुख्य वक्ता जन भी कृपया बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर